तैयार हो जाइए भरपूर एक्शन वाले हफ्ते के लिए, जहां पर रिजल्ट सीजन है पूरे जोरों पर, वीकेंड पर भी, आज भी और आने वाले पूरे हफ्ते के सारे ट्रेडिंग सेशन में। और इसके साथ साथ मजबूती के साथ शुरुआत होने के पूरे पूरे आसार। क्या 11,341 का हाई पार करके नई ऊंचाइयों की तरफ हम बढ़ेंगे और क्या 11,000 के सपोर्ट को होल्ड करेंगे? यह है इस हफ्ते का सबसे बड़ा सवाल। लेंगे जवाब शेयर बाजार लाइव में। आप सबका स्वागत है, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नतीजों के साथ साथ कुछ बड़ी खबरें भी आई हैं पिछले 2-3 दिनों पर, उन पर भी अनिल जी से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि अब बाजार की चाल कैसी रह सकती है यहां से आगे जाकर। तो अनिल जी, सबसे पहले तो बताइए आज के लिए बड़े ट्रिगर्स क्या है सर? देखिए, अमेरिकी बाजारों में मजबूती रही और मजबूती उम्मीद से कहीं बेहतर रही, क्योंकि कल शुक्रवार को जब हम बंद हुए तो अमेरिकी बाजार लगभग 150 पॉइंट के आसपास की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे थे, लेकिन उसके विपरीत मजबूती भरा सेशन रहा। एक बार फिर से अमेरिकी बाजारों ने लगातार चौथे दिन की ऊंचाइयों पर जाकर समाप्ति की और धीमे धीमे मजबूत होकर बाजार ऊपर बढ़ते हुए नजर आए। भले ही 45 पॉइंट बढ़े हो, लेकिन निचले स्तरों से लगभग 200 अंकों की रिकवरी होकर बाजार ऊपर जाकर बंद हुए, ये एक अच्छा संकेत है। और डाउ फ्यूचर्स भी लाल से हरे निशान में आते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी की 3 कंपनियों के नतीजे आज आने वाले, श्री सीमेंट, पावर ग्रिड और टाइटन। वायदा कारोबार की भी 3 कंपनियों के नतीजे आज हैं, उन पर नजर आएगी। 5 से 7 साल में 4 लाख करोड़ के घरेलू कंपनियों को ऑर्डर मिल सकते हैं डिफेंस स्पेस में। ये एक बड़ा री रेटिंग वाला है डिफेंस कंपनियों के लिए। और साथ ही एजीआर बकाया मामले में सुप्रीम कोर्ट में दमदार आज सुनवाई होने वाली है, तो उस पर भी दमदार एक्शन बाजार में रहेगा कि किस तरह से अगर उसका कोई फैसला आज आ जाता है। तो आज इस लिहाज से ढेर सारे ट्रिगर्स हैं जिन पर हमें नजर रखनी है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, ढेर सारे ट्रिगर्स यहाँ पर नज़र रखनी है और इस हफ्ते तकरीबन 700 कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं, तो काफ़ी बिजी हफ्ता रहने वाला है मार्केट्स के लिए जहाँ तक नतीजों का भी सवाल है सर। एजीआर मामले के इम्पैक्ट के बारे में भी एक सवाल है मेरा सर, पर उससे पहले एक मार्केट की डायरेक्शन पर सवाल लेना चाहूँगा। पिछला हफ्ता फिर से काफ़ी अच्छा रहा मार्केट्स के लिए, मोमेंटम बरकरार रहा थोड़े उतार चढ़ाव के बाद। अब किस तरह की चाल दिख रही है अनिल जी मार्केट्स के लिए? क्या ये मोमेंटम हमको और ऊपर ले जा सकता है या फिर वॉलेटिलिटी और बढ़ेगी अब? देखिए, उतार चढ़ाव होगा, लेकिन डायरेक्शन साफ है दीप, और वो डायरेक्शन ऊपर की तरफ का है। और हम लगातार पिछले हफ्ते भी यही कहते हैं कि जब भी आपको गिरावट मिले, उस गिरावट में आपको खरीदारी करनी है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। सिर्फ एक दिन के लिए बाजार ने करेक्शन दिया 11,000 के नीचे की क्लोजिंग का, उस क्लोजिंग बेसिस को भी सिर्फ एक दिन पर देखा और उसके बाद बाजार वापस चल पड़े। तो एक चीज़ तो बेहद साफ है कि 11,000 के नीचे बाजार जाने को तैयार नहीं है। 10,900 और 11,000 अब नियर टर्म बॉटम बाजार के लिए बन चुका है। तो अगर आपको ट्रेंड रिवर्सल के लिहाज से देखना है कि कब नेगेटिव से कब पॉजिटिव से हम न्यूट्रल की तरफ होंगे, तो वो 10,900 का लेवल है। जब तक 10,900 के लेवल के नीचे आप नहीं जाते, तब तक आप न्यूट्रल भी नहीं होंगे। ये लेवल पहले 11,000 का था, अब 10,900 का है। और ट्रेंड नेगेटिव होने में तो अभी बहुत लंबा और बड़ा वक्त है। तो तेजी के मार्केट को ट्रेड करने का एक ही तरीका है, और जिस तरह की वॉलेटिलिटी दिखी, और इस वॉलेटिलिटी के बाद देखिए पिछले हफ्ते 3 दिन मुश्किल भरे रहे, लेकिन आखिर के 2 दिन बेहद आराम वाले थे और अच्छे डायरेक्शनल मूव आपको आते हुए दिखे। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि आपको इस वक्त कॉन्ट्रा ट्रेड मिल रहे हैं, दोनों तरफ के ट्रेड मिल रहे हैं। हो सकता है इस हफ्ते भी यही रुझान आपके लिए रहे कि बड़े गैप से खुलेंगे, बहुत ऊपर होंगे तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसमें आप फिर से खरीदारी कर सकते हैं। अच्छी बात है कि दिन के दौरान बाजार आपको लगातार सही लेवल पर एंट्री करने का मौका दे रहा है और उसको आपको उठाना चाहिए। और अगर आप बड़े स्किल ट्रेडर्स हैं और कॉन्ट्रा ट्रेड करना जानते हैं, तो ही ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप जल्दी से मुनाफा कमाएं। अदरवाइज ये बहुत ट्रेंडिंग मार्केट फिर से बनता हुआ दिख रहा है और 11,200 की वीकली क्लोजिंग अपने आप में बहुत अच्छी कही जाएगी। तो मेरे ख्याल से दीप बाजार और बढ़त बनाने के लिए तैयार है। 10,400 से 10,500 की रेंज में जाने की तैयारी बन सकती है और आपके लिए सपोर्ट के तौर पर 10,900 11,000 होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इन 2 लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आपको बाजार में स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप्स की रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गैप मिले, बहुत किसी अहम लेवल के आसपास पहुँचे, तो वहाँ पर एक छोटे मुनाफे के लिए शॉर्ट का ट्रेड लिया जा सकता है, जो 50 से 150 पॉइंट के करेक्शन के तौर पर निफ्टी में हो सकता है। लेकिन उसके अलावा बड़ी गिरावट के फिलहाल आसार नहीं दिख रहे। अगर होगी तो वो आपको और मुझे पता नहीं। वो उसकी वजह इसलिए है कि अगर हम गिरेंगे तो सिर्फ 2 वजह है, या तो ग्लोबल मार्केट्स बहुत ख़राब हो जाए या FIs का बिकवाली का दबाव बहुत तेज़ी से बढ़ जाए।
दो ट्रिगर अगर होते हैं तो इन पर नजर रखनी है कमजोरी के लिहाज से। इन दो ट्रिगर्स को छोड़कर बाकी कहीं कोई आपके लिए खतरा नहीं है बाजार का मूड खराब करने का। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है, अमेरिकी बाजार अच्छे चल रहे हैं, बाय ऑन डिप्स हो रही है और चौतरफा खरीदारी है। और ऐसा नहीं कि या तो निफ्टी के स्टॉक्स ही चल रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी तेजी है। निफ्टी में भी ऐसा नहीं कि कोई रिलायंस टीसीएस बाजार को खींच रहा है, चौतरफा खरीदारी। तो ब्रॉड बेस रैली है और ये रैली थोड़ी और आगे बढ़ती हुई दिखेगी। जी दीप। बिल्कुल, तो ये अच्छी खबर है कि बाजार का पार्टिसिपेशन बढ़ते जा रहा है और ट्रेड के मौके दोनों तरफ के मिलेंगे, पर वैसे ट्रेंड पॉजिटिव ही है, बाय ऑन डिप्स का एक्शन रहेगा। सर, जो आज के लिए बड़ा ट्रिगर और फिर आगे जाकर इसका भी हम इम्पैक्ट दे सकते हैं, जो एजीआर मामले की सुनवाई है, वोडाफोन और टेलीकॉम स्टॉक्स पर तो फोकस रहेगा, पर अगर आज इस सुनवाई से क्लैरिटी आ जाती है भुगतान की टाइमलाइन पर, तो ये बैंक्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट रह सकता है सर? देखिए, दो तरीके से दीप, अगर आज क्लैरिटी आ जाती है तो कम से कम एक बार ये रहेगा कि जो क्या होगा आगे, जो उसकी जो तलवार लटकी हुई है वो ठीक हो जाएगी, वो कम से कम एक बार के लिए टल जाएगी। लेकिन ये रिलीफ एक बार का होगा और इस रिलीफ को बाजार एंजॉय करेगा। रिलीफ कैसे होगा कि अगर समझिए सुप्रीम कोर्ट ये समझ लेता है कि आइडिया और बाकी भारतीय एयरटेल के तो खैर पेमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या है नहीं, सबको पता है कि इवेंचुअली अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो वो पेमेंट कर भी देंगे। जो बड़ी दिक्कत है वो आइडिया के साथ में, तो आइडिया बचेगा या नहीं बचेगा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करेगा। फर्ज करें अगर आइडिया के पक्ष में फैसला आता है तो एक बार की बड़ी रिलीफ बैंक्स के लिए भी है और आइडिया के लिए भी है, वो तो आपको दिखेगा। लेकिन फर्ज करें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइडिया के पक्ष में नहीं आता है तो फिर बैंक्स के लिए भी खराब है और आइडिया के लिए भी खराब है। लेकिन अगर पक्ष में आने के बावजूद आप देखिए कि वो बेस्ट केस सिनेरियो होगा कि आइडिया कर पाए कि 225-250 रुपये का आरपू कर ले, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस टर्न अराउंड कर ले, 10-15 साल सुप्रीम कोर्ट को ये भरोसा आ जाए कि आइडिया कमा कर चुका देगा। मुझे लगता है उसमें बड़े इफ्स एंड बट्स हैं। अगर आप एक बार कर भी लेते तो लेकिन क्या आप ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको होल्ड करने की वो अब आइडिया की कैपेसिटी बची है क्या? क्योंकि हर महीने आप देख रहे हैं कि उनके उपभोक्ता कम होते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बैंक्स की समस्याएं एक बार के लिए आपको लगेगा कि निपट रही है, लेकिन जब तक पेमेंट नहीं आता तब तक ये तलवार लटकी रहेगी। तो बैंकों के लिए एक शॉर्ट टर्म रिलीफ डेफिनेटली है, आइडिया के लिए शॉर्ट टर्म रिलीफ डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन लॉन्गर टर्म में देखना होगा कि वाकई में ऑपरेशनली इतना कमाकर आइडिया चुका पाएगा, उस पर क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। अगर कर पाए नथिंग लाइक इट, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा दीप, वो पहली बाधा पार करेगा या पहली क्लैरिटी दे देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही नेगेटिव फैसला दिया फिर तो गए, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पॉजिटिव दिया, आइडिया के पक्ष में दिया, तब भी क्वेश्चन मार्क तो रहेगा कि क्या वाकई में आइडिया टर्न अराउंड होकर ये सारे पैसे आगे 10-15 साल जो भी टाइम मिले उसमें चुका पाएगा क्या? और उसके जवाब में लोगों की राय डेफिनेटली बटी हुई मिलेगी। जहाँ तक बाजार का सवाल है, आप एक चीज़ पर नज़र रखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले बैंक निफ्टी, और आज वैसे बैंक निफ्टी ही आपको डायरेक्शन ज़्यादा दे सकता है बाजार के मामले में, 21,375, 21,500 बैंक निफ्टी के लिए पहला मजबूत सपोर्ट जोन है। और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खराब नहीं आता तो ये बैंक निफ्टी का ये रेंज टूटेगा नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बैंकों के लिए खराब होता है तो फिर 21,025, 21,100 की रेंज तक फिसल सकता है। ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी के लिए तुरंत जो रेंज है वो 21,900, 22,000 के आसपास की बनकर आती है। 22,100 मान लीजिए, 21,950, 22,100। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक आप इसकी यहीं पर रुके रहेंगे। उसके बाद फैसला अगर पक्ष में आ जाए, बढ़ गए, तो फिर 22,225, 22,450 की रेंज तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो लीडरशिप के लिए, बाजार के डायरेक्शन के लिए, लेकिन चूंकि फैसला 2 बजे के बाद आना है तो इसलिए मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ आराम से ट्रेड करिए, कोई खास चिंता की बात नहीं। सेकंड हाफ में देखेंगे दीप क्या कुछ होता है। जी बिल्कुल, सेकंड हाफ में एक्शन थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू होगी, वहां पर आज नजर रहेगी। तो सर, ये तो बड़ा ट्रिगर है आज के लिए, पर आज के जो संकेत आ रहे हैं मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर न्यूट्रल या पॉजिटिव ही रखे हैं सिवाय डीआई एक्शन के। किस तरह का एक्शन देख रहे हैं सर आप? जी दीप, वैसे शुक्रवार के और आज के संकेतों में कोई बदलाव है नहीं, ग्लोबल पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जबकि 7 बजे तो आपको डाउ फ्यूचर्स थोड़े नीचे दिख रहे थे, तब भी मैं यही कह रहा था कि जितना नीचे खुले उतना बढ़िया है, गैप से खुलते ही खरीदारी का मौका होगा, लेकिन मिलेगा नहीं है। मुझे लगता है कि शुक्रवार के हाइज के पार ही आप निकल कर
पिछले हफ्ते का हाई 11,256 के आसपास, वहीं पर आप खुलने चाहिए। 40-50 पॉइंट ऊपर खुल ही जाएंगे। एफआईएस के डेटा न्यूट्रल से हल्के नेगेटिव साइड है, आगे बताऊंगा मैं। घरेलू फंड्स के डेटा नेगेटिव साइड पर है। सेंटीमेंट और ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं, दोनों ही पॉजिटिव की तरफ ही बना हुआ है। अब आइए आज की रेंज 11,075, 11,150 अब निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन है, और ऊपरी स्तरों पर 11,250, 11,340, ये 100 पॉइंट की रेंज है। यहाँ पर थोड़ी हल्की रुकावट किसी भी लेवल पर आ सकती है। 11,275 से आती है, 300 से आती है, या 340 पर आती है, वो देखने वाली बात है। बैंक निफ्टी 21,375, 21,500, जैसा मैंने अभी कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ये एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। अगर गलती से कुछ ऐसा फैसला है जो बाजार को पसंद ना आए तो 21,025, 21,100 ये मजबूत सपोर्ट जोन है, डीप। अगर वहाँ पर बाजार आता है तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए, वो मौका नहीं चूकना चाहिए, वहाँ डरना नहीं चाहिए। वो बहुत स्ट्रॉन्ग बाय जोन है अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आता है तो। बैंक निफ्टी 21,925, 22,075, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले की रेंज है। यहाँ तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। इसे पार करके टिके तो 22,225, 22,450 वो रेंज है जहाँ पर आपको ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। आइए आज के लिए दिन की रेंज ले लीजिए। छोटी रेंज दिन की जो है वो 11,150, 11,250 की है। 11,100, 11,300 मीडियम रेंज है, और 11,075 से 11,340 आज के लिए बड़ी रेंज निकल कर आती है, जिस पर आपको फोकस करना है। बैंक निफ्टी 21,650, 21,925 ये आज की छोटी रेंज है। 21,500 से 22,000 इसे मीडियम रेंज मानकर चलिए, और 21,375 से 22,075 ये आज की बड़ी रेंज है। लेकिन ये रेंज 2 बजे तक के लिए, उसके बाद में देखेंगे फैसले के बाद में क्या कुछ होता है। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल 160 पर है, और विक्स 2% नीचे आया है, ये भी कंफर्टेबल है। जी दीप। बिल्कुल, तो ये तो रही आज की रेंजेस और जो संकेत आ रहे हैं बाजार के सेटअप के लिए। पोजीशंस अगर कैरी फॉरवर्ड करी हैं सर किसी ने, तो क्या ध्यान में रखना चाहिए? 11,075 थोड़ा सा स्टॉप लॉस मैंने ऊपर मूव किया 25 पॉइंट से। 11,075 का अब आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं निफ्टी में, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है, तेजी की पोजीशन, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। बैंक निफ्टी पर 21,500 का रखिए। दीप मैंने बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा दिया, और बाद में से मूव करके मैं 21,625, 21,650 पर ले आऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस बड़े दिन बैंक निफ्टी में आप बड़ा स्टॉप लॉस रखें, छोटा रखेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा। तो अभी फ़िलहाल आपको 21,500 रखना है, बाद में 21,650 के आसपास का हो जाएगा। अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो पिछले हफ्ते यानी कि गुरुवार का जो हाई है 11,256, उसके पार निकले तो उसके बाद शॉर्ट रहने का कोई मतलब नहीं है, काट लीजिए। 11,300 की अब तक इस रन में आपको सबसे बेस्ट क्लोजिंग मिली है, और वो उसके ऊपर अगर आज फिर से बंद होते हैं तो वैसे भी काटना चाहिए। वैसे तो 11,200 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग ही अपने आप में बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है शॉर्ट तो रहने का कोई मतलब नहीं है। लेवल्स के हिसाब से भी आपको क्लोजिंग बेसिस पर जो लेवल दिया है वो 11,260 का है शॉर्ट, अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन तो है। बैंक निफ्टी में 21,925 पिछले हफ्ते हमने 2 बार टेस्ट नॉक किया, 21,926, 21,936, लेकिन उसे पार नहीं किया था। आज 21,950 का स्टॉप लॉस रखिए, इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी उसके ऊपर निकल कर टिके तो फिर आप उसके बाद इस रेंज को देख सकते हैं। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 21,950 का, ये आपके लिए स्टॉप लॉस के लिहाज से लेवल से। जी दीप। बिल्कुल, तो जहाँ तक एग्जिस्टिंग पोजीशंस का सवाल है, आपको इन लेवल्स पर ध्यान रखना चाहिए। नई पोजीशंस बनाने के लिए आज क्या सलाह देंगे सर? अगर मौका मिले नीचे तो 11,075, 11,150 की रेंज में खरीदिए, नहीं तो आप 11,075 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर के टारगेट 11,200, 225, 250 ये तो अभी खुलते हुए नजर आ ही रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर तो आप सीधा 11,250 ही पहला टारगेट रख लीजिए। 11,225, 250, 11,300, 11,325 ये टारगेट ऊपर के बनेंगे आपके लिए। तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, एक काम करते हैं, बाय निफ्टी करके इसको स्टॉप लॉस आप 11,075 का कर दीजिए। स्टॉप लॉस 11,075, टारगेट 11,250, 300, 325, ये 3 टारगेट आप रख लीजिए ऊपर की तरफ के निफ्टी के लिए। 11,075 के स्टॉप लॉस के साथ 11,250, 11,300, 11,325 का टारगेट। जो लोग बेचना चाहते हैं जल्दी ना करें, फिर भी 11,275 के ऊपर से फिर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना बनेगी। लेकिन मेरा ये मानना है जितना ऊपर में आप 11,300, 11,325 की रेंज में बेचेंगे वो ज़्यादा बढ़िया है। 11,300 से 11,325 की रेंज में आप बेचिए। स्टिक स्टॉप लॉस 11,350 का होगा, ना बेचे तो भी चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। जो ऐसे ट्रेडर्स जो स्टॉप लॉस लगाना जानते हैं, छोटे मुनाफे के लिए ट्रेड करना जानते हैं, वही बेचे, क्योंकि बेचने में ऊपर की तरफ आपके लिए रिस्क काफ़ी है। तो 11,250
11,200 और 11,150 तक के टारगेट के लिए नीचे में बिकवाली करनी। तो बिकवाली का एक बार आप नोट कर लें, 11,300 से 11,325 की रेंज में बेचिए, 11,350 का स्टॉप लॉस होगा और नीचे का टारगेट 11,250, 200 और 11,150 के टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली। अब आइए खरीदारी की रेंज। बैंक निफ्टी के लिए खरीदारी की रेंज है 21,375, 21,500, 21,300 का आपका स्टॉप लॉस होगा और 21,650, 750, 900 और 22,000 ये लेवल्स हैं जिसके लिए आपको खरीदारी करनी है। खुलते ही 9:08 पर मैं आपको बताऊंगा और पूरी संभावना है कि 21,625 के स्टॉप लॉस के साथ हम खरीदने की वहाँ पर राय देंगे। मेरे ख्याल से आज 21,850, 21,900 के आसपास बैंक निफ्टी की शुरुआत होनी चाहिए, वहाँ पर बाजार खुलेंगे और फिर हम स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ खींच लेंगे। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ही शॉर्ट करें। 21,900, 22,100 की रेंज में 22,250 आपका क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है। नीचे की तरफ 21,800, 21,650 और 21,500 के टारगेट के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। ये है आपके लिए। जी दीप। बिल्कुल, तो ये हैं आपके लिए बाजार के अहम लेवल्स और देखते हैं कि आज 22,000 के वापस ऊपर बैंक निफ्टी जाते हुए दिखता है कि नहीं। सर, पिछले 24 घंटों में कुछ बड़ी खबरें भी आई हैं जिसकी वजह से कुछ सेक्टर्स भी फोकस में आ रही हैं। कौन से रहेंगे ये सेक्टर्स, क्यों करना चाहिए सर इन पर फोकस? देखिए, एक तो एग्रीकल्चर फंड 1 लाख करोड़ का बनाने की प्रधानमंत्री जी ने बात की और 17,000 करोड़ पैसे ट्रांसफर भी किए हैं। उस लिहाज से एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टॉक, रूरल इकोनॉमी से जुड़े हुए ये तमाम स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे। डिफेंस पर बड़ा एक्शन हुआ है। 101 ऐसे जो आपके आर्म्स एमिनेशन हैं जिनको सरकार ने कहा कि अब उन्हें इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा, आत्मनिर्भर भारत के तहत यहीं पर हिंदुस्तान में ही अपनी हिंदुस्तानी कंपनियों से खरीदा जाएगा। तो और अगले 4-5 साल में करीबन 4 लाख करोड़ तक के ऑर्डर्स डिफेंस कंपनियों को मिल सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि ये डिफेंस कंपनियों को ऑर्डर जो मिलेंगे, ये पूरे के पूरे ऑर्डर्स आपको इन्हीं कंपनियों को दिए जाएंगे। पूरी संभावना है कि डिफेंस को लेकर, इस सेक्टर को लेकर री रेटिंग हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि बड़ी कंपनियों में आपको L&T, BEL, BML वगैरह पसंद आएंगे। हालांकि BML के थोड़े रिजल्ट खराब थे, लेकिन ये कंपनियां, छोटी छोटी कई कंपनियां और भी है जिन्हें इससे फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। तो ये सेक्टर्स बड़े एक्शन में रहेंगे। तो ये 2 सेक्टर है छोटी छोटी कंपनियों वाले, यहाँ पर फोकस कीजिए। 4 स्टॉक बैन में, 3 नए स्टॉक्स बैन में आ गए। सेंचुरी टेक्सटाइल्स, आइडिया और वेदांता, ये तीनों स्टॉक बैन में हैं और कैनरा बैंक ऑलरेडी से बैन में है ही दीप। तो ये 4 स्टॉक अब आपके लिए बैन में हो गए। जी बिल्कुल, जैसे जैसे सीरीज बढ़ती जा रही है, स्टॉक्स बैन में बढ़ते जा रहे हैं, 4 स्टॉक्स हैं बैन में, पर डिफेंस और एग्रीकल्चर स्पेस ये आज बड़े फोकस होने वाले हैं जहां तक मार्केट एक्शन का सवाल है। कई सारे नतीजे भी आए सर मार्केट क्लोजिंग के बाद, उनके बारे में पूछना चाहूंगा। आपने आज कंटेनर कॉर्पोरेशन को चुना है, कैसे देख रहे हैं सर इसके नतीजे? रिजल्ट बहुत ही कमज़ोर है दीप। अगर आप देखें तो हर एक फ्रंट पर बहुत ही ख़राब नतीजे पेश किए हैं और स्टॉक महंगा ट्रेड कर रहा है सरकारी कंपनियों में। सबसे बड़ी दिक्कत है रेवेन्यू 27% घटा है, कामकाजी मुनाफा 60% घट कर आया, मुनाफा 75% घटा है, वहाँ तक भी ठीक है। लेकिन एक बड़ी जो समस्या है कॉनकोर के लिए वो ये कि जो ये लैंड लाइसेंस फीस रेलवे को पे करते हैं, जो इनके डाइवेस्टमेंट में भी सबसे बड़ा रोड़ा अटका हुआ है। अब इसमें खबर ये आई है कि ये बढ़ा दी गई है। जो 450 करोड़ के अब तक ये पे कर रहे थे, उसके बजाय अब इन्हें 772 करोड़ की पे करनी पड़े, 777 करोड़, 770 करोड़, यानी कि 450 करोड़ से सीधा 775 करोड़, यानी कि आपके लिए करीबन 325 करोड़ के मुनाफे का नुकसान यहाँ पर अगली बार आपको कॉनकोर में आते हुए दिखेगा। ये बड़ा नेगेटिव है और इसका मतलब क्लियर कट है कि अगर लैंड लाइसेंस फीस रेलवे को बढ़ाई जा रही है तो जो भी कंपनी कॉनकोर को खरीदना चाहती है उसे अब ये समझना होगा कि जो सस्ती इनको लैंड मिल रही थी रेलवे की, जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, वो रहने वाली नहीं है। ऐसे में डाइवेस्टमेंट के लिहाज से भी इनके वैल्यूशंस पर सवाल बहुत उठेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा नेगेटिव है कॉनकोर के लिए। उस हिसाब से कॉनकोर का स्टॉक गिर सकता है। आप एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाकर चलें 460 का, नीचे की तरफ 440, 430 के लेवल्स हैं जो आ सकते हैं तुरंत ही, और बहुत ख़राब हुआ तो फिर 415 तक। अदरवाइज ये लेवल्स तो आराम से आने चाहिए। तो कॉनकोर के लिए रिजल्ट्स के लिहाज से ये बड़ा नेगेटिव है और साथ ही लैंड लाइसेंस फीस बढ़ाना ये काफ़ी नेगेटिव है। जी दीप।
बिल्कुल। और अनिल जी, आज मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ने वाली है 11:15 बजे न्यूज़ पर व्यूज़ सेगमेंट में कंटेनर कॉरपोरेशन की, तो वहाँ पर भी हम मैनेजमेंट से इस मुद्दे पर चर्चा ज़रूर करेंगे, उसके लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं। सर, अब जो फंड एक्शन है उसके बारे में और जो वायदा कारोबार के संकेत हैं उसके बारे में पूछना चाहूँगा। न्यूट्रल रखा है एफआईएस को, डीआईएस एक बार फिर से नेगेटिव है, कैसे देखना चाहिए? और साथ ही जो वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल रखे हैं वहाँ से क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं? देखिए, एफआईएस के आंकड़े मैंने अभी तक पॉजिटिव रखे, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव, न्यूट्रल रखे लेकिन न्यूट्रल से नेगेटिव होने की तैयारी में है। दीप, 400 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईएस ने की, जो कि आंकड़ा छोटा है, लेकिन सामने 1300 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, तो नेट नेट आप देखेंगे तो 900 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं और 63 करोड़ के इंडेक्स में बिकवाली है। आमतौर पर एफआईएस अगर ट्रेंड रिवर्सल करते हैं तो पहले उसकी शुरुआत वायदा कारोबार से करते हैं, तो हम वायदा कारोबार के डेटा को 1-2 दिन और गौर से देखेंगे कि क्या एक ही दिन की बिकवाली है किसी स्टॉक स्पेसिफिक, या वाकई में एफआईएस थोड़ा और बेचना चाहते हैं। लेकिन आंकड़े अच्छे नहीं है एफआईएस के, इसमें कोई डाउट नहीं। सामने घरेलू फंड ने 439 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली की है, वो आंकड़ा भी खराब है। हाँ, ये जरूर है कि बिकवाली का आंकड़ा उनका भी छोटा हुआ है, तो इनका आंकड़ा एफआईएस की खरीदारी या बिकवाली के साथ मैच होता है, तो जितना एफआईएस खरीदेंगे उतना घरेलू फंड बेचेंगे, जितना घरेलू फंड खरीदते हैं उतना एफआईएस की बिकवाली आपको नजर आती है, तो वाइस वर्सा है। तो मेरे ख्याल से उस लिहाज से डेटा थोड़े से नेगेटिव साइड पर है। न्यूट्रल मैंने रखा जरूर है एफआईएस के डेटा को, लेकिन न्यूट्रल से थोड़ा नेगेटिव साइड पर है। अब आइए वायदा कारोबार की तरफ। वायदा कारोबार के जो डेटा है दीप, उसमें 2-3 चीज़ें इंटरेस्टिंग है। एक तो पुट कॉल रेशियो 1.60 पर है, थोड़ा सा घटकर आया है, तो कंफर्टेबल है। मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत कम है और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा हायर साइड पर है, लेकिन अलार्मिंग नहीं है, तो ये एक चीज़ ध्यान रखने वाली है। दूसरी बात यह कि आपके लिए 11,200 अब आज मेक और ब्रेक लेवल है, निर्णायक लेवल। 11,200 के ऊपर जब तक यहाँ पे कोई चिंता की बात है नहीं। वैसे 11,200 के नीचे भी चिंता बड़ी नहीं है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा सेंटीमेंट खराब होता है, क्योंकि 18 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 11,200 के पुट और कॉल दोनों पर है, बराबरी का है। इसके नीचे आपको जो सपोर्ट मिल रहा है वो 11,100 का है, वहाँ 20 लाख शेयर हैं पुट में, और 11,300 वहाँ 22 लाख शेयर हैं कॉल्स में। तो अब जो और बड़ी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी आएगी जब आप 11,300 को पार करके टिकेंगे, और जैसे ही आप 11,300 को पार करके टिकते हैं तो आपके लिए 35 लाख शेयर शॉर्ट हो जाते हैं कॉल राइटर्स, और उनकी शॉर्ट कवरिंग 51 पॉइंट की और तेजी दिखा सकती है। तब आप 11,341 जो मेरे ख्याल से आपने हाई बनाए हैं 8 जुलाई के आसपास, वहाँ तक जाते हुए आप दिख सकते हैं। तो 11,341 तक के लेवल वहाँ पर आ सकते हैं। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 21,500 मजबूत सपोर्ट के तौर पर आज रहेगा, और इसे सपोर्ट मानकर आप खरीदारी कर सकते हैं। 22,000 पार करके टिके तो फ्रेश खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आती दिखेगी, क्योंकि 7 लाख शेयर 22,000 के ऊपर है। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ दीप, 22,100 आखिरी रुकावट लेवल है, और उसके पार करके बैंक निफ्टी टिकता है तो मेरी तरफ से बैंक निफ्टी में बाय कॉल आने की तैयारी में, उसका भी आप ध्यान में रखिएगा। तो बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है आगे चलते हुए एक बढ़िया ब्रेकआउट देने की और तैयारी कर सकता है। रिस्क एक ही है, एजीआर वाला मामला अगर आज नहीं होता तो मैं पक्के तौर पर कहता कि बैंक निफ्टी बहुत तेज दौड़ लगाने को तैयार है, लेकिन जब तक वो मामला है तब तक आपके लिए रिस्क रहती है। तेजी तो फिर भी है, लेकिन रिस्क रहती है बस उतना ही। तो देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बैंक निफ्टी का मूव भी अच्छा हो सकता है। अगर ट्रिगर यहाँ से मिल गया तो बहुत जोर से भागेंगे। जी दीप। बिल्कुल, तो इंतजार रहेगा एजीआर मामले की सुनवाई के रिजल्ट का, ऑफ कोर्स जो लेवल्स हैं और जो आज का एक्शन है वो आपके सामने रख दिया गया है। कुछ ही देर में वरिंदर बंसल भी हमारे साथ जुड़ेंगे रिजल्ट एक्सरे के लिए, तो कई सारे नतीजों के बारे में उनसे चर्चा करेंगे। पर उससे पहले जान लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं खबरों पर, कौन से इवेंट्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, और साथ ही आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। मानसी, पूजा और आशीष हमारे साथ तैयार हैं। गुड मॉर्निंग मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए आज के अहम ट्रिगर्स और कुछ खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, एचईजी, एस्ट्राजेनेका फार्मा, टीटीके, प्रेस्टीज, इप्का लैब, कैमलिन फाइन साइंस, त्रिवेणी इंजीनियरिंग जैसी कई सारी कैश की कंपनियां हैं जिसके नंबर्स पर आज फोकस रहेगा। इसके अलावा बोर्ड मीट्स आज काफी सारी होने जा रही है। एक्सिस बैंक की बोर्ड बैठक है, क्यूआईपी के इश्यू प्राइस को पर इस बोर्ड बैठक में विचार होगा। साथ ही एचडीएफसी लिमिटेड की क्यूआईपी के इश्यू प्राइस पर एक बोर्ड बैठक होने जा रही है जिस पर नजर रहेगी। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी के नतीजे तो आने वाले हैं ही, लेकिन साथ ही बायबैक पर भी कंपनी बोर्ड बैठक करेगी, और साथ ही इंडरग्लोब एविएशन कंपनी की पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। वीकेंड के दौरान जो नतीजे आए, सबसे पहले आरईसी नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी के
टोटल रेवेन्यूज में 24% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं कंपनी के मुनाफे में करीब 22% की तेजी देखने को मिली है। 1501 करोड़ से 1839 करोड़ कंपनी का मुनाफा आता हुआ दिखा है। एनसीडीज के जरिए बोर्ड ने 85,000 करोड़ जुटाने को मंजूरी भी दे दी है और साथ ही आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट की आरईसी पावर ट्रांसमिशन के साथ अमेलगमेशन स्कीम को भी बोर्ड ने अप्रूव किया है। इसके अलावा डीसीबी बैंक कंपनी के नतीजे फ्लैट रहे। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम 305 करोड़ से 307 करोड़ पर जाती दिखी, जबकि मुनाफा 81 करोड़ से 79 करोड़ पर जाता दिखा। ग्रॉस एनपीए 2.4% पर इंटैक्ट रहे, जबकि नेट एनपीए 1.16% से 0.9% पर जाते हुए दिखे हैं। मैग्मा फिनकॉर्प कंपनी के नतीजे टैक्स राइट बैक के चलते अच्छे रहे हैं। कंपनी का मुनाफा करीब 11 करोड़ से 38 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम में 7% की गिरावट देखने को मिली और नेट एनपीए 4.2% से 3.7% पर जाते हुए देखने को मिले हैं। और अंत में मोंटे कार्लो फैशन कंपनी की आय में करीब 81% की गिरावट देखने को मिली है और कंपनी ने करीब 20 करोड़ का नुकसान भी देखा है। ओके, तो कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको आज नजर रखनी चाहिए। आइए कुछ और स्टॉक्स के बारे में जान लेते हैं पूजा के साथ। गुड मॉर्निंग पूजा, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरे पास भी कैश सेगमेंट के काफी सारे नंबर्स हैं। आदित्य बिरला कैपिटल, यहाँ पर मिक्स्ड नंबर्स दिख रहे हैं। रेवेन्यू की बात करेंगे तो करीब 11% की बढ़त देखी गई है। मुनाफे में 26% की गिरावट इस बार दर्ज हुई है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के नंबर्स भी मिले जुले हैं। आय में करीब 7% की बढ़त हुई है और मुनाफा 29% से घटा है कंपनी का। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर कंपनी मुनाफे से घाटे में आ चुकी है। अगर आय में देखेंगे तो 53% का नुकसान हुआ है और पिछले साल के 2 करोड़ के प्रॉफिट के सामने इस बार कंपनी ने करीब 10 करोड़ का घाटा दर्ज किया है। मन इंफ्रा, यहाँ पर कंपनी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है, लेकिन इसकी वजह है इन्वेंट्री गेन कुछ हुए हैं, इस वजह से कंपनी मुनाफे में दिखाई दे रही है। अदरवाइज अगर देखेंगे तो नंबर्स कमजोर है। आय में 62% की गिरावट दर्ज हुई है। घाटे से मुनाफे में आई, लेकिन कंपनी को इस बार करीब 13 करोड़ का इन्वेंट्री गेन हुआ है, जिसकी वजह से ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। मंगलम सीमेंट के नतीजे काफी कमजोर हैं। आय में 32% की गिरावट इस बार देखी गई है और मुनाफा 58% घटा है कंपनी का। कुछ और खबरों की बात करें तो इन्फोएज पर आज नजर रखिए, क्योंकि कंपनी का क्यूआईपी बंद हो गया। इशू प्राइस 3090 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। हम आपको बता दें जो फ्लोर प्राइस था इसका वो 3177 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था और क्यूआईपी के जरिए कंपनी ने 1875 करोड़ रुपए जुटा दिए हैं। यहाँ पर जो अपडेट आए वो भी आपको बता देते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड को भी कुछ शेयर्स यहाँ पर जारी किए गए हैं। एफडीसी पर नजर रखिए, कंपनी के नतीजे तो आए थे, लेकिन इसके अलावा बायबैक को भी मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने करीब 21 लाख शेयर्स के बायबैक को मंजूरी दी है। 450 रुपए प्रति शेयर के भाव पर कंपनी बायबैक करेगी। मौजूदा भाव जो है वो 336 रुपए के आसपास कंपनी कारोबार कर रही है। मैजेस्को भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी की यूएस सब्सिडरी मैजेस्को के अधिग्रहण के लिए थॉमस ब्रावो ने जो ऑफर पहले दिया था अब उसको 22% से बढ़ा दिया है। यानी जो डील साइज होगी वो 59 करोड़ डॉलर से बढ़कर अब 72 करोड़ डॉलर के आसपास हो जाएगी और यहाँ पर 13 रुपए प्रति शेयर डॉलर के मुकाबले अब 16 प्रति शेयर डॉलर देगी थॉमस ब्रावो शेयर धारकों को। तो मैजेस्को पर आज नजर रखिए। इसके अलावा आखिर में बात करते हैं प्रेस्टीज एस्टेट्स की। यूएस की पीई ब्लैकस्टोन ग्रुप की कंपनी के रेंटल इनकम पोर्टफोलियो को खरीदने की योजना है और जो डील साइज बताई जा रही है यहाँ पर 12,750 करोड़ में ये पोर्टफोलियो खरीदने की योजना है ब्लैकस्टोन की। ओके, तो कई सारे शेयर्स हैं जहां पर आपको आज फोकस रखना चाहिए और कुछ डील्स पर भी नजर रहेगी। चलिए जान लेते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सिप्ला पर सबसे पहले नजर डालते हैं। पर ब्रोकरेज हाउस की काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, मिलीजुली रिपोर्ट्स देखने को मिली है कि सीएलएसए ने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। खरीदारी की राय को बदलकर भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। 800 रुपए के लक्ष्य लिए 732 शुक्रवार की क्लोजिंग है और ये कह रहे हैं कि मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखें तो वैल्यूएशन में जितने भी पॉजिटिव फैक्टर हैं वो पूरी तरीके से डिस्काउंटेड है, जिसके चलते इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। वहीं गोल्डमैन सैक्स देखें, इन्होंने भी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 680 रुपए के लक्ष्य के लिए। लेकिन मॉर्गन स्टैनली मान रहे कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो बेहद मजबूत है
इसके लिए ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 847 रुपए के लक्ष्य के लिए। और सिटी ये मान रहे हैं कि नतीजे जो है बहुत बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। हर पैमाने पर अगर आप देखें तो नतीजे बढ़िया देखने को मिले, जिसके चलते रेटिंग को अपग्रेड करके खरीदारी की राय दे रहे हैं 860 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा एमएम यहाँ पर भी नतीजे आते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के सीएलएसए ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। लक्ष्य 605 से बढ़ाकर 730 कर दिया। 602 रुपए का शुक्रवार की क्लोजिंग है। और ये कह रहे हैं कि नतीजे जो कमजोर हैं लेकिन अनुमान के मुताबिक हैं, और आगे जाकर ट्रैक्टर सेल्स में देखें तो बढ़िया रिकवरी की उम्मीद लगा रहे ब्रोकरेज हाउस। जेपी मॉर्गन ने भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 625 से बढ़ाकर 700 कर दिया है। और यूबीएस ने भी टारगेट प्राइस जो है 660 से बढ़ाकर 720 कर दिया है। लेकिन कॉन्कोर पर अगर देखें तो कमजोर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती हुई दिखी हैं। नॉमिना ने रेटिंग को डाउनग्रेड करके न्यूट्रल की राय दे रहे 438 रुपए के लक्ष्य के लिए। 453 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। और ये कह रहे कि 777 करोड़ का लैंड का जो भुगतान करना होगा रेलवे को, इससे जाके कंपनी के मुनाफे पर असर देखने को मिलेगा। जेफरीज ने भी खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 600 रुपए के लक्ष्य के लिए। और आखिरी रिपोर्ट है आज के लिए एसआरएफ पर यूबीएस की रिपोर्ट है, जहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर ये खरीदारी किराए दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि साल के दूसरे भाग में अगर आप देखें तो बढ़िया रिकवरी देखने को मिलेगी, जिसके चलते इन्होंने लक्ष्य 4300 से बढ़ाकर 4800 कर दिया है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट जिन पर आज आपके लिए रहेगा एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, और थोड़ी देर में वरिंदर भी जुड़ेंगे नतीजों पर और विस्तार से लेंगे उनसे राय। लेकिन उससे पहले बिगुल के साथ पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग वागले साहब, करिए शुभ शुरुआत। क्या बायकोल और औरोबिंदो फार्मा पर? अच्छा, वागले साहब से को आवाज नहीं पहुंची। बंसल जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, पिक ऑफ द डे है मैस्टेक। 644 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और 727 के एक शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए मैस्टेक पे खरीदारी की राय है। इनकी सब्सिडरी कंपनी है और उसकी एक सब्सिडरी कंपनी और है अमेरिका में, जिसकी बिक्री की खबरें आई थी और उसका वैल्यूशन ही 850 रुपये के आसपास किया जा रहा था। अब कल एक और अच्छी खबर आई कि उसके लिए बोली ऑलरेडी 22% और बढ़ा दी है। तो अब मेजिस्को और तेज़ी से भागेगा वहाँ पर, अब और फिर से सर्किट आपको लगते हुए नजर आएंगे। तो मेजिस्को के लिए भी बहुत अच्छा है। एक बार राकेश जी मेजिस्को के भी चार्ट्स देख लीजिए, और मैं आपके पास थोड़ी देर में आऊँगा, मेजिस्को के चार्ट्स पर भी आपसे राय लूँगा। तब तक वागले साहब जुड़ चुके हैं, वागले साहब से लेते हैं पिक ऑफ द डे। जी सर बताएं। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे होगा सेंचुरी टेक्सटाइल्स, जिसमें बाय करके चले। 324 का बंद है, 316 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 339 का मेरा टारगेट होगा, जो मुझे लगता है आज और कल में आना चाहिए। मजबूत स्टॉक है। कल कुछ फंड बाइंग भी होती हुई दिखी थी यहाँ पर शुक्रवार के सेशन में, और लेकिन एक ही दिक्कत है और वो ये है कि स्टॉक अब वायदा कारोबार के बैन में आज से आया हुआ है। तो बैन में तो देखते हैं बैन में आने के बाद कुछ एक्शन और होता है या नहीं। मेजिस्को, तब तक इसके चार्ट्स बताइए, जिसके लिए जो इनके अमेरिका की सब्सिडरी है उनके लिए जो बोली लगी थी वो बोली और 22% से बढ़ती हुई दिखी है। तो कंपनी को और बढ़िया फायदा होता हुआ नजर आएगा, स्टॉक पर और बड़ा एक्शन आता हुआ दिखेगा। चार्ट्स बताइए सर बंसल जी। अनिल जी देखिए चार्ट्स काफी पॉजिटिव हैं, और अनिल जी आप थोड़ा सा अपना मैथमेटिक्स रखिए। अनिल जी मैं टारगेट बता रहा हूं। अनिल जी देखिए इसमें 380 रुपए से एक बड़ा मूव देखने को मिला 640 रुपए तक का, तो रफली 300 रुपए का मूव देखने को मिला। और अब अनिल जी 300 रुपए का मूव 610 रुपए से देखने को मिलेगा टेक्निकली, तो 910 920 का एक टारगेट बैठता है। और जिस तरीके का स्टॉक है, पहले सर्किट टू सर्किट चला था, तो अब 910 920 तक सर्किट टू सर्किट चलने की उम्मीद है। जिसके पास है होल्ड टाइट, सिट टाइट। अनिल जी लगता नहीं है कि कोई नया कुछ खरीद पाएगा। सर्किट टू सर्किट मूवमेंट होगी तो होल्ड करना चाहिए। 910 से पहले विचार नहीं लाना चाहिए दिमाग के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बेचने का। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, मैं 100% आपके साथ सहमत हूँ। मुझे तो एक एक कैलकुलेशन पता है, मैंने मैनेजमेंट से बात भी की थी। बंसल जी एकदम सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल कैलकुलेशन के मामले में आप चिंता ही न करें। सीएस आदमी से आप बात करें, टेंशन ही ना लें, बिल्कुल बिना कैलकुलेटर की कैलकुलेशन चलती है अपने यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब जो कैलकुलेशन में माहिर है, एक्सेल शीट में माहिर है, नतीजों का विश्लेषण करने में माहिर है और वैल्यूशंस
बताने में माहिर है, उनके पास चलते हैं और वह है वरिंदर बंसल। वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। पूरे वीकेंड पे आए लंबी लिस्ट है नतीजों की। अच्छी बात है कि इस बार आज फॉर ए चेंज अच्छे नतीजों की लिस्ट भी काफ़ी लंबी है, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर रिजल्ट बेहद बेहद दमदार है, जिन्हें वरिंदर रखते हैं पटाखा रिजल्ट की कैटेगरी में। तो वरिंदर, पहले शुरुआत वहीं से करते हैं। पटाखे बहुत हैं इस बार। यस सर, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड यू। पटाखे हैं Morning. सर, बट अगेन थीम वही चल रहा है, एपीआई और केमिकल्स। पटाखे फार्मा एपीआई केमिकल्स में ही आ रहे हैं। So as biased I am towards APIs, बार-बार मैं बोल रहा हूँ as a disclosure, I think DVs was a पटाखा for me, honestly because of the base. Base का बहुत जरूरी चीज है सर, इतना बड़ा कंपनी उस बेस पे। और सर बार-बार मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा फोकस रहता है सेल्स ग्रोथ पे। सेल्स ग्रोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। अगर आप अच्छा या बुरा नंबर्स देख रहे हैं तो आप देखिए सर, इसका 50% सेल्स बढ़ा, एबिटा 80% बढ़ा, प्रॉफिट 80% बढ़ा। हर किसी ब्रोकर ने इसको अपडेट कर दिया है सर। 40% मार्जिन करने लगा है, 40%। सो आज की डेट में आई विल नॉट बी सरप्राइज कि टुडे इज द डे फॉर डीवीज प्लस अ लॉट ऑफ एपीआई कंपनीज, बिकॉज जिस तरीके से मार्जिन बढ़ रहे हैं उनके। शिल्पा मेडिकेयर के नंबर अच्छे थे सर, बहुत अच्छे थे, और उसको मैंने पटाखा कैटेगरी में डाला है। सेल्स 40% ऊपर था, अगेन सेल्स पे फोकस है सर। एबिटा 128% ऊपर था, प्रॉफिट 16 करोड़ से 86 करोड़ हो गया है, 30% मार्जिन से हो गया वर्सेस 18%। अगेन सर शिल्पा मेडिकेयर के नंबर थोड़े से वॉल्टाइल रहते हैं, सो ये 30% मार्जिन सस्टेनेबल है कि नहीं, वो एक देखने की बात है। बट नंबर्स इस बार बहुत अच्छे आते हैं, 30 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। एक कंपनी है सर, ऑनेस्टली आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस, बट शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नंबर्स बहुत दमदार आए हैं इस बार। हमें जी शिपिंग से पता चला था कि हमें किस तरीके से उस सेक्टर पे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो सेल्स 933 करोड़ से 1143 करोड़ हो गया है, एबिटा 170 करोड़ से 500 करोड़ हो गया है, 18% मार्जिन से सर 44% मार्जिन हो गया है। इमेजिन द काइंड ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इस बिजनेस में आ रही है। और 30 करोड़ लॉस से प्रॉफिट 337 करोड़ हो गया है। ये नंबर बहुत अच्छे थे। आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये नंबर सस्टेनेबल है कि नहीं सस्टेनेबल है। वन वर्ड ऑफ कॉशन फॉर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सर, कि इसका सिर्फ आरओसी 2% है। सो वेरी वोलेटाइल अर्निंग्स, नॉट ग्रेट कंपनी अगर आप लास्ट के 5-10 साल का अर्निंग्स देखेंगे, बट इस बार नंबर्स पटाखा थे इसके। ओके, तो 3 बेहतरीन नंबर्स हैं, शिपिंग कॉरपोरेशन और साथ ही साथ आपके लिए शिल्पा मेडिकेयर, और तीसरा है डिवीज लैब, जो मुझे याद है कि जब हमने आपके साथ रिसर्च गुरुकुल में शो किया था एपीआई पर, और आपने कहा था सबसे बेस्ट कंपनी अगर रिसर्च गुरुकुल में आपने कहा कि अगर एपीआई में हिंदुस्तान में कोई है तो वो डिवीज है। और तब से देखिए अब स्टॉक मेरे ख्याल से करीबन नहीं तो 1700-1800 रुपये का दाम उस वक्त चलता था, और वहाँ से 2700-2800 रुपये तो ऑलरेडी हो ही चुका है। आइए अब अच्छे नतीजे पर फोकस करें। बताइए वरिंदर, अच्छे रिजल्ट्स किस किस से रखे हैं आपने? तो सिप्ला के नंबर अच्छे आए थे, और एक्चुअली नंबर तो अच्छे थे, जिसमें एबिटा ऊपर था, पैट ऊपर था, और अगर आप किसी भी एनालिस्ट का एस्टिमेट देखें उनसे बहुत बेहतरीन नंबर आए थे। तो ब्रॉड बेस्ड बीट था। इंपॉर्टेंट है सर कि कॉन में उन्होंने बोला कि हम कॉस्ट कंट्रोल करेंगे, वो वाली गाइडेंस को सरप्राइज किया है बहुत सारे एनालिस्ट को। सो could be a great day for Cipla as well. हमारा राजा के नंबर्स आपको नीचे दिखेंगे सर, सेल्स एबिटा पैट सब नीचे दिखेगा, बट अगर आप एक्सपेक्टेशन के साथ जाएंगे जो स्ट्रीट में थी तो उससे नंबर बहुत अच्छे आए हैं। कोटक का रिपोर्ट आया सर, उन्होंने बोला कि हाँ भी ये जो क्वार्टर है उसका एबिटा बहुत अच्छा था जो हमने सोचा था, बट एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन। उन्होंने अपना टारगेट कुछ 620 से 700 रुपए कर दिए, नंबर्स अच्छे थे। एल्केम सर, एल्केम इज वन कंपनी जो कंसिस्टेंटली नंबर्स अच्छे दे रही है सर, सेल्स ऊपर था, एबिटा ऊपर था, प्रॉफिट ऊपर था। सो प्रॉफिट वाज अप 127%, सो बिग बीट एंड इंपॉर्टेंट है। एल्केम में सर ग्रोथ विजिबिलिटी दिख रही है कि ग्रोथ है उस कंपनी में, सो एक वो है। रैमको इंडस्ट्री सर, मैंने बहुत बार बोला है कि हाँ भी हमारे पीएमएस में भी है एज अ डिस्क्लोजर। इस पर नंबर्स मुझे बहुत अच्छे लगे ऑनेस्टली, बिकॉज इसका सेल्स ग्रोथ ज्यादा नहीं हुआ सर, सेल्स ग्रोथ 5% ही था, पर जिस तरीके से ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट इस कंपनी को मिल रहा है, जिसमें एबिटा 40% ऊपर था, मार्जिन, मैं स्टैंड लोन की बात कर रहा हूँ सर, कंसोलिडेटेड की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्जिन 13% से 20% हो गए हैं वाई एन वाई। अगर क्वार्टर देखो तो सर सेल्स 200 करोड़ से 250 करोड़ हो गई है, और 4% मार्जिन से 20% मार्जिन हो गया है, और सिर्फ ये 10 टाइम पे ट्रेड करता है, सिंगल डिजिट पे ट्रेड कर रहा है कंपनी। सो ग्रेट सेट ऑफ नंबर्स। रैमको सिस्टम्स अगेन सर, सेल्स ऑलमोस्ट फ्लैट थी अगर मैं क्वार्टर देखूं तो, बट अगेन ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा हुआ है। अब ऑनेस्टली इसके 30% मार्जिन दिख रहे हैं इस बार सर, आई डोंट नो वेदर दे आर सस्टेनेबल और नॉट। अब इमेजिन कीजिए बिग टेक आईटी कंपनीज का मार्जिन 20 और 25% से ऊपर होता है, सो आई एम वेरी सरप्राइज कि आपको मिड कैप आईटी कंपनीज का मार्जिन 30% दिखेगा, वो सस्टेनेबल नहीं है उस कंपनी का।
एफडीसी के नंबर्स आए सर, आई नो रिजल्ट्स में ये मार्केट आज में आ गए थे, बट अगेन मैं वही बोलना चाहूंगा सर कि आप सेल्स पे फोकस कीजिए। अगर आप एबिटा और पैट देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा जंप दिखेगा, बट इसका सेल्स नीचे था, विच इज नॉट समथिंग विच आई लाइक ऑनेस्टली। ऑफ कोर्स इसमें बायबैक का ट्रिगर है सर, तो स्टॉक तो स्ट्रांग रहेगा, बट अगेन सम ऑफ द केमिकल एपीआई कंपनीज में आप प्लीज फोकस कीजिए कि उनका सेल्स ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिकॉज आपको कस्टमर्स चाहिए कि हाँ भी वो आते रहे, आपको वॉल्यूम और सेल्स ग्रोथ चाहिए। एफले इंडिया, honestly I don't know how to even value this company। 17 टाइम पे ट्रेड करता है, नंबर्स अच्छे थे इस कंपनी के, बट बिजनेस मॉडल किस तरीके से पैसा कमाता है, सस्टेनेबिलिटी क्या है, आई हैव नो क्लू। 70 टाइम्स अर्निंग्स इज वे आउट ऑफ माय लीग टू इवन लुक एट दिस कंपनी। नियोजन केमिकल सर, नंबर्स अच्छे थे, सेल्स 20% ऊपर था, एबिटा 17% ऊपर था, बट कोई तोड़फोड़ कुछ नहीं था सर। सर आप सोचिए नियोजन जो है वो 50 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, 50 टाइम पे, और डीवीज आप आज की डेट में भी आपको 40 टाइम पे ट्रेडिंग टीटीएम पी पे मिलता है, और आप डीवीज के नंबर आपको बोल चुका हूं। सो आई हैव नो क्लू व्हाई सम ऑफ दिस मिड कैप कंपनीज आर सो पीपल आर एक्साइटेड एंड गिविंग अ मल्टीपल ऑफ 50 टाइम 60 टाइम टू सम ऑफ द कंपनीज वेयर यू हैव अ ग्रेट कंपनी जिसने 20-25 साल से कभी डायल्यूशन नहीं किया, कोई डेट नहीं लिया, कंसिस्टेंटली आरओसीज बढ़ रही है और वो सस्ती मिल रही है। ओके, तो ये अच्छे रिजल्ट्स की कैटेगरी में है। कमजोर नतीजे किनके आए हैं वो बताएं एक बार आप। सर बाटा sales 85% down, EBITDA loss 86 crore versus a profit of 243 crore और नेट लॉस 100 करोड़ का था। अगेन मैं फोकस करना चाहूंगा सर वैल्यूएशन पे, 50 टाइम पे ट्रेड कर रहा है सर, और मैं एम्बिट का नोट पढ़ रहा था कि पीपल विल से कि यार ये वन ऑफ क्वार्टर है, हो सकता है, बट सर उन्होंने क्या बोला कि अगले 3 साल में जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है इस कंपनी की 2% होगी। सो आई हैव नो क्लू कि 2, 5, 10% ग्रोथ जितना भी होगा इस कंपनी का, उसके बेसिस पे इसको 50 टाइम का मल्टीपल क्यों मिलता है। ऑफ कोर्स अ ग्रेट कंपनी एंड एवरीथिंग, बट ग्रोथ यहाँ आ नहीं रही है। सर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मिक्स्ड व्यूज आ रहे हैं, नंबर्स वीक थे ऑफ कोर्स उसमें कोई डाउट नहीं है, बट इसमें ना एक लैंड लाइसेंस फी का रिवीजन हुआ है। मैनेजमेंट ने पहले बोला था कि वो 450 करोड़ होगा, इस बार फॉर सम नेगेटिव सरप्राइज वो 770 करोड़ आया है। सो ये नेगेटिव सरप्राइज है। आई थिंक नमूरा ने डाउनग्रेड कर दिया कंपनी को, जेफरीज बोल रहा है कि नंबर्स कमजोर है। कॉल में ये जो लैंड लाइसेंस फीस का इशू है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए। सो ये है। सुदर्शन केमिकल्स, ये नंबर वीक थे सर, अगेन स्टॉक भागा हुआ है, सेल्स नीचे थी, एबिटा नीचे था, प्रॉफिट 50% नीचे था। सो नॉट ऑल केमिकल कंपनीज आर डूइंग गुड। सर एमएनएम पे आज फोकस कीजिए, बिकॉज नंबर्स वीक थे, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट इसकी कमेंट्री बहुत स्ट्रांग थी सर, बहुत स्ट्रांग कमेंट्री थी, स्पेशली कैपिटल एलोकेशन पे। मैं आपको एक लाइन बता रहा हूँ सर, एमएनएम ने जो अपनी सब्सिडरीज में है, सब्सिडरीज में लास्ट 4 साल का जो लॉस है ना, वो 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 5,200 करोड़ हो गया। आप सोचिए सब्सिडरीज का लॉस 50 करोड़ से 5,200 करोड़, इतना लॉस किया सब्सिडरीज में, और वो इसलिए किया कि उन्होंने अपनी कैपिटल एलोकेशन गलत की है। इस बार अगर आप कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, उन्होंने कंसिस्टेंटली ये बोला कि भैया हम कैपिटल एलोकेशन गलत नहीं करेंगे, हम उन्हीं पे फोकस करेंगे। इसलिए सर सारे के सारी ब्रोकरेजेस ने टारगेट प्राइस बढ़ा दी उस कंपनी के, सीएलएस, एडलवाइस, जेपीएम, कोटक, यूबीएस, जिसका भी आप नाम लीजिए, only because of the commentary, what came in from the management on capital allocation. Siemens के नंबर खराब ही थे सर, अगेन सेल्स नीचे है, एबिटा लॉस था 7 करोड़ का वर्सेस प्रॉफिट, अगेन ये 40 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। सो मेरा यही बार बार सोचना होता है सर, Siemens, बाटा, सब द कंपनीज जो परफॉर्म नहीं कर रही है, मिड कैप केमिकल कंपनीज, उनको हम वैल्यूएशन दे रहे हैं 40, 50, 60 टाइम का, या कुछ एमएनसीज को, और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो इतना अच्छा कर रही है उनमें अभी भी हम डर रहे हैं। तो सिमेंस के नंबर खराब थे सर, एमजीएल के नंबर वीक थे, वॉल्यूम नीचे था जो एक्सपेक्टेड था मार्केट से, सो सेल्स नीचे थी, एबिटा नीचे था, प्रॉफिट 74% नीचे था, बट MGL is not a very expensive stock, it's a strong balance sheet, 7% फ्री कैश फ्लो यील्ड भी है इस कंपनी में, और 10-11 टाइम पे FY22 पे ट्रेड करता है। तो जेफरीज बोलता है कि इस हिसाब से अगर 3% कैगर भी आएगी, आप इमेजिन कीजिए सर, पीपल आर हैप्पी विद 2%, 3%, 4% ग्रोथ आए, तो बोल रहे हैं यार इस वैल्यूएशन पे ठीक है। सम अदर कंपनी जिनके नंबर्स खराब लगे हैं, मुझे वीक लगे हैं, उसमें फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज हुआ, शीशे से पेपर हुआ, इनके नंबर्स कमजोर आए थे। ओके, और जो बहुत ही खराब है फुस श्रेणी में जो आते हैं आपके रिजल्ट्स, वो कौन से हैं? तो सर उस कैटेगरी में ना, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि वो जो होम बिल्डिंग रिलेटेड कंपनीज है ना, जैसे हमने बोला हर सेरेमिक कंपनी के नंबर खराब ही आ रहे हैं, तो कजारिया सेरेमिक के नंबर फुस थे मेरे हिसाब से, सेल्स 60% नीचे थी, एबिटा लॉस था इस बार, ऑफ कोर्स नेट लॉस था इस कंपनी का, बट मैनेजमेंट बोल रहा है कि अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारी बढ़ रही है, पहले 26% थी, जून में 78% होगी, जुलाई में अभी 85% होगी, सो हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बार बार बढ़ रही है।
तो ठीक है, कमेंट्री अच्छी थी, रिजल्ट बहुत ही खराब था। एम्बर एंटरप्राइज सर, आप अगेन सोचिए, पीपल आर वेरी गंगो अबाउट सम ऑफ दिस कंपनीज लाइक डिक्सन एंड एम्बर। नंबर्स बहुत खराब थे सर। एबिटा लॉस आया था एम्बर का, नेट लॉस था 22 करोड़ का, और 35-40 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। अगेन जॉनसन कंट्रोल, हिटाची सर, पीपल आर अगेन वेरी एक्साइटेड अबाउट सम ऑफ द एमएनसी कंपनीज। मैं बोलूंगा प्लीज आप 5 साल का जाके नंबर देखिए तो आपको मालूम चलेगा। सेल्स 72% नीचे, एबिटा लॉस 22 करोड़ का था, नेट लॉस 23 करोड़ का था। क्रेजी मल्टीपल्स, यू नो दिस कंपनीज आर ट्रेडिंग एट। बीईएमएल, आई नो कि आज डिफेंस की न्यूज पे एवरीवन विल बी वेरी एक्साइटेड, सो बट नंबर्स दिखा दीजिए मुझे। सेल्स 33% नीचे थी, एबिटा लॉस 118 करोड़ का था सर, 118 करोड़ का, और पहले भी लॉस ही था 80 करोड़ का, और नेट लॉस 134 करोड़ का आया। सो आई डोंट नो, डाइवेस्टमेंट हुआ, डिफेंस हुआ, या कोई और कहानियां बनेंगी। स्टॉक ऊपर जाएगा बट नंबर नहीं आ रहे हैं। आंध्रा पेपर के नंबर बहुत खराब थे सर, एबिटा लॉस था इस बार इस कंपनी ने किया। वो जो सारी की सारी ऑटोमोटिव कंपनीज है वो खराब कर रही है, तो उसमें ऑटोमोटिव एक्सेल हुआ, उसके नंबर बहुत ही खराब आए थे, एबिटा लॉस किया था कंपनी ने। बट आज का दिन सर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, you know, I think M&M could be one interesting stock to watch out for, and of course APIs led by DBs could be a great day for some of the API companies. और अगर सर किसी को डाउट है ना, उनको प्लीज बोलिए कि टेवा का कॉन कॉल सुनिए। टेवा के कॉन कॉल में बहुत ही उम्दा तरीके से टेवा के मैनेजमेंट ने, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है, उन्होंने बताया कि जो शिफ्ट होगा एपीआईज का, वो सिर्फ चाइना से नहीं होगा, वो यूएस और यूरोप से भी होगा। और हम बहुत अलग अलग रीजन्स है, इंडिया इंक्लूडेड, देख रहे हैं जहां पे हम प्रोडक्शन शिफ्ट करेंगे। ओके, शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। आइए, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और अब लेते हैं पिक ऑफ द डे उनके साथ में, और राकेश जी से और वागले साहब से हम पूछेंगे। कुणाल जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु, आपको भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मेरी खरीदारी की राय एसआरएफ पर है, जिसको मैंने और राकेश जी ने शुक्रवार को रेकमेंड किया था। हमारे सारे लक्ष्य स्टॉक ने दिखाए थे। मुझे अभी भी चार्ट बहुत मजबूत लगता है, बहुत डिसाइसिव और बड़ा क्लोज आया है शुक्रवार को। मेरी राय में ये स्टॉक आपको 4250 4300 के लेवल्स दिखाने के लिए तैयार हो रहा है, तो इन स्तरों पर बाय करके चलें। 4000 रुपए के आसपास 4010 पर एक स्टॉप लॉस रख लें, और ऊपर मुझे लगता है कि 4250 पहला टारगेट होना चाहिए। एसआरएफ बाय करके जाने की मेरी राय है। ओके, और आज एसआरएफ पे एक बेहतरीन रिपोर्ट भी आई है यहाँ पर यूबीएस की तरफ से, जिन्होंने 4300 से टारगेट बढ़ाकर 4800 के कर दिए हैं। यहाँ पर ये राय है आपके लिए एसआरएफ में खरीदारी करने की। आइए अब आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं, हमारे साथ शुभम जी भी है। शुभम जी, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। तो आज का मेरा जो पिक ऑफ द डे है वो है HUL, और अगर हम HUL को देखें तो पिछले कुछ समय से थोड़ा सा साइडवेज रहा है स्टॉक, लेकिन ये जो कंसोलिडेशन हमें HUL में देखने को मिल रहा था वो मुझे लगता है कि अब काफ़ी मैच्योर हो चुका है, और लास्ट ट्रेडिंग डे को हमने वहाँ पे माइनर ब्रेकआउट्स के साइंस भी देखे थे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट ड्यू है, और जिस तरह से पूरा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा चांसेस है कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म रैली देखने को मिलना चाहिए। तो ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे ट्रेड होगा। 2240 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन को खरीदें। 4950 के आसपास का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पे लक्ष्य होगा 65 रुपए का, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 40 रुपए में। तो HUL आज मेरा टॉपिक होगा। ओके, 40 का स्टॉप लॉस, 65 का टारगेट, और ये है राय आपके लिए HUL में खरीदारी करने के लिए आज से। आइए, और जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं उनसे भी एक बार राय ले लें कि उनका क्या इरादा है खरीदारी करने के लिए आज से, या बिकवाली करने के लिए आज से। और अब सुमित जी भी हमारे साथ है। सुमित जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मार्केट्स के अंदर लग रहा है मार्केट्स में तेजी का मूव ही देखने को मिलना चाहिए, तो आज का जो पिक है बाय साइड का रहेगा, और स्टॉक है भारत फोर्ज। पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक एक धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा था, और 200 डीएमए का लेवल स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो जिस तरह से ये स्टॉक ने कल परसों में 200 डीएमए का लेवल ब्रेक किया है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव भारत फोर्ज के अंदर देखने को मिल सकता है। 400 से लेकर 407 के बीच में बिल्कुल इसके अंदर खरीदारी बनती है। नीचे में 395 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 415 से लेकर 425 रुपए तक का अपसाइड मूव भारत फोर्ज के अंदर देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक के अंदर कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो भारत फोर्ज में करें खरीदारी 408 के आसपास, 395 का स्टॉप लॉस। जय ठक्कर हमारे साथ हैं। जय, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, एंड गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु।
अनिल जी, आज जो पिक ऑफ द डे मेरा है वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो इसने बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया था आरबीएल बैंक। मैं कहूँगा कि इसमें वॉल्यूम्स के साथ एक ब्रेकआउट देखने मिला है, उसकी शॉर्ट टर्म मोमेंटम इंडिकेटर्स में फिर से एक बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है और मैं कहूँगा ये बैंक में तेजी हमें इतनी अच्छा रिवर्सल लगभग हमें 24 जुलाई के बाद देखने मिल रहा है अनिल जी। तो मैं कहूँगा कि लगभग 2 महीने हो गए, जून के बाद देखने मिल रहा है इनफैक्ट, सॉरी, जो 2 महीने हो गए लगभग कि 1.5 महीने हो गए उसके बाद ये तेजी आई है स्टॉक में और अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आरबीएल बैंक को खरीद के चले। 191.30 के आसपास का इसका क्लोजिंग था, 186 का रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। स्टॉप लॉस ऊपर में पहला टारगेट बनता है 199, दूसरा टारगेट बनेगा 203। 199 203 के लिए आरबीएल बैंक को खरीदना है। आइए जैन साहब से लेते हैं उनका पिक ऑफ द डे। और जैन साहब आपको आज 9:30 बजे अपने जेम्स भी देंगे, वो तो अलग से हो गई एक बेहतरीन स्टॉक जो जैन साहब के जेम्स के तौर पर 9:30 बजे आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले पिक ऑफ द डे के तौर पर एक स्टॉक। जैन साहब बताइए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। बहुत अच्छा लग रहा है आज का दिन। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी रैली और भी देखने को मिलेगी। जो सर्किट फिल्टर्स ने जो माहौल बनाया, जो चेंज किया, तो उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तेजी कई छोटे छोटे स्टॉक्स में दिखेगी, ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो वैसे मैं एक स्टॉक हमेशा जब भी मेटल्स की बात होती है अनिल जी, तो मैंने पहले भी एक स्टॉक के बारे में जिक्र किया हुआ है, मॉइल। मुझे ये माइनिंग स्टॉक्स बहुत बढ़िया लगते हैं और ओवरऑल मेटल्स ठीक लगते हैं, क्योंकि बट मेटल्स ऐसा नहीं कि मैं अगर बोल रहा हूँ कि ठीक लगता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर दें, बट अब सिक्लिकली मुझे अब सही लगने लगे है। जिस तरीके से लिक्विडिटी छप रही है तो सर्टेनली मेटल्स में भी आएगा। जब गोल्ड सिल्वर चलते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे बाकी सारे भी चलने लगते हैं, तो मॉइल पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। दूसरा, मैंने थोड़े दिन पहले एक लक्स इंडस्ट्रीज दिया था, वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। एक ठीक ठाक सा ज्यादा परफॉर्म नहीं किया देने के बाद, अब मुझे लगता है एक अच्छे खासे लेवल पे है। और जो भी रूरल इंडिया की थीम है उसके साथ ये स्टॉक बहुत बढ़िया जाता है। मुझे लगता है कि भारत का कंजम्पशन जो बढ़ेगा तो उसमें लक्स विल बी अ वेरी बिग बेनिफिशियरी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बजाज होल्डिंग्स। ऑलरेडी मैंने एक स्टॉक, सिमिलर स्टॉक महाराष्ट्र स्कूटर्स काफी बार रेकमेंड किया हुआ है, वैसे ये बजाज होल्डिंग्स भी उस टाइम पे रेकमेंड किया था। और मुझे लगता है कि अगर मार्केट्स चलते हैं तो बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, ये सब जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी होल्डिंग कंपनीज को फायदा मिलेगा और होल्डिंग कंपनीज थीम में रहेंगी अनिल जी आने वाले दिनों में। तो मुझे लगता है कि ये 3 स्टॉक्स के साथ बिल्कुल जाया जा सकता है। बाकी जैन साहब के जेम्स के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ और 9:30 बजे पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छी पिक देने की। बिल्कुल, और इंतज़ार रहेगा जो स्टॉक रिकमेंडेशन आज जैन साहब के जेम्स में आएगा। पिछले रिकमेंडेशंस में हमने देखा है कि उन स्टॉक्स में शानदार एक्शन आपको देखने को मिला है। पर चलिए कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से वहाँ पर भी एक्शन बनते हुए दिख सकता है। जैन साहब, एफडीसी, इस पर आपने पहले भी रिकमेंडेशन दी है, आज भी एक्शन में दिखेगा। एक तो नतीजे और मोर इम्पोर्टेंटली बायबैक, 450 रुपए पर शेयर पर एक बड़ा बायबैक करने वाली है कंपनी। किस तरह से देखना चाहिए? ऑलरेडी रैली हो गई है और रैली देखते हैं आप स्टॉक में इस खबर पर? बिल्कुल रैली आनी चाहिए और मेरे हिसाब से तो देखिए बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए जिन्होंने ले रखा है। बहुत ही क्वालिटी कंपनी है। सबसे बढ़िया बात है कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, कोई टेंशन है नहीं। और जो ये अगर ओवरऑल आप देखें, अगर कोरोना और ये सारी जो बीमारियां, इन सब का वैसे बहुत बड़ा बेनिफिशियरी इनके जो प्रोडक्ट्स है इलेक्ट्रॉल बहुत जबरदस्त चलते हैं। और मुझे जो दूसरी बात और लगती है कि ये बायबैक एक बहुत बड़ा सोने पे सुहागा है। और डाउनसाइड अब क्या कि ऑलरेडी 180 से जब रेकमेंड किया हुआ स्टॉक है और अच्छे खासे लेवल्स पे है, तो मैं ये राय दूंगा कि बहुत एग्रेसिवली कोई बाय नहीं करे, बट जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करे बायबैक के लिए। और देखना है कि उसका जो रेशियो है टोटल कैप का, आई थिंक 21 लाख शेयर्स या कितने का इनका बायबैक आया है, वो समझना पड़ेगा मुझे एक बार, और फिर उसके बाद कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी कि क्या रेशियोज आ सकते हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि इसमें जो ले रखे हैं वो बिल्कुल होल्ड करके रखें। बिल्कुल नजर रहेगी एफडीसी पर। जैन साहब ने ये पहले भी रेकमेंड किया है, नतीजे भी हैं और बायबैक की खबर भी है, दोनों पर ही स्टॉक पर आपको रिएक्शन दिखेगा।